तो सम्राट सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी सीसीए में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे साइबर और डिजिटल अपराधों पर लगाम लगेगी। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन के साथ लेकिन यह भी कहा है कि कानून का इस्तेमाल किसी की वैध व्यक्तिगत और लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट जरा सोच समझकर कीजिएगा। हर बात लिखने और बोलने से पहले ज्यादा जिम्मेदारी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार की नजर अब आपके हर पोस्ट पर होगी। सम्राट सरकार ने फैसला लिया है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा और किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी सीसीए के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। कैबिनेट ने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे संगठित अपराध को भी सीसीए के दायरे में लाने का फैसला किया है। बिहार सरकार का कहना है कि बदलते दौर में साइबर अपराध और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से निपटने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान जरूरी हैं। सरकार के इस फैसले को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सही कदम बताया है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी माना कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र भाषा पर रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया में उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी स्वायत्तता है, लेकिन सोशल मीडिया का ये मतलब मैं भी कहूंगा कि आप डिमांड कर सकते हैं। जो सरकार की नाकामियां है वो जरूर उठाना है, लेकिन उसके उठाने के साथ अगर कोई मां बहन लगा करके गाली देता है, ये आजादी नहीं होनी चाहिए। हालांकि समर्थन के साथ एक अहम सवाल भी उठाया गया। विपक्ष का कहना है कि कानून का इस्तेमाल केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए होना चाहिए, न कि किसी की वैध आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए। सोशल मीडिया पे जो भी चीजें वो वर्चुअल हैं, रियल तो है नहीं, तो उसमें चिन्हित करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसने किसको गाली दी, कहां से गाली दी। कई लोग वीपीएन यूज करके विदेश से भी काम करते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि नए प्रावधान लागू होने के बाद कार्रवाई कैसे होती है और क्या यह कानून अपराध रोकने के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों का संतुलन भी बनाए रख पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सोशल मीडिया को लेकर सरकार का सख्त प्लान क्या है, सबसे पहले उसे समझाते हैं। सोशल मीडिया और पेपर लीक को लेकर सम्राट कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम सीसीए 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई का प्रावधान है। अभद्र भाषा या आपत्तिजनक पोस्ट लिखना अपराध माना जाएगा। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर गुंडा एक्ट यानी सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। पेपर लीक करने वाले भी सीसीए के दायरे में आएंगे। अब आप यह भी समझिए कि सीएए कानून है, आखिर वो क्या है। सीसीए को गुंडा एक्ट भी कहा जाता है और संगठित अपराध, माफिया और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना इस कानून में प्रावधान है। जिलाधिकारी, पुलिस या प्रशासन की विशेष जो अधिकार हैं वो इसमें मिलते हैं। आपराधिक इतिहास और समाज में शांति भंग करने वालों पर एक्शन का अधिकार है। कुछ मामलों में बिना एफआईआर गिरफ्तारी का भी अधिकार है। अब समझिए कि आखिर सरकार ने यह फैसला जो है वो क्यों लिया है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने लगते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया से पेपर लीक भी हो रहे हैं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि इस नए नियम का सरकार और सरकारी तंत्र इस्तेमाल कैसे करता है, क्योंकि विपक्ष का भी कहना है कि कानून तो अच्छा है पर इसका दुरुपयोग ना हो, यह विपक्ष चिंता जता रहा है। यह भी देखना होगा कि अब सरकार इसको इंप्लीमेंट कैसे करती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे कि बिहार के मशहूर एजुकेटर फैजल खान उर्फ खान सर की, जिन्होंने अपना नाम शायद पसंद नहीं है उन्हें। खुद को फैजल खान बुलाए जाने से नाराज हो जाते हैं खान सर। एक पॉडकास्ट में खान सर ने
खुद को फैजल खान बुलाए जाने पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया है, कोहराम मचा दिया है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते, फिर पूरी खबर भी समझाएंगे। कोई टीचर इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। अपने नाम से क्यों नफरत? लाखों छात्रों के खान सर, सोशल मीडिया के स्टार शिक्षक, लेकिन इस बार उन्हीं की जुबान ने उन्हें विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे शब्द जो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दें, तोड़ दें। दरअसल एक पॉडकास्ट में खान सर ने खुद को फैजल खान बुलाए जाने पर एक तीखा तंज कसा। पॉडकास्टर, क्या बुलाऊं मैं आपको, खान सर या फैजल खान? फैजल खान, बच्चों के लिए हम हमेशा खान सर रहेंगे। हमारे ससुराल वाले हमें फैजल खान कहते हैं। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। इस एक शब्द ने बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया कि अब खान सर के असली नाम से लेकर उनकी संपत्ति तक सब कुछ निशाने पर है। देखिए, इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कोई टीचर इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। आप भी नाम ले रहे हैं और कोई भी संभ्रांत व्यक्ति किसी का नाम लेके बात करेगा, जो लोग उसको नाम लेके बात करेगा, उसको बोल दिया कि हमारा साला है, तो सबसे पहले तो बचपन में उसका बाप नाम लेता होगा, तो बाप भी उसका साला हो गया, भाई भी उसका साला हो गया, उसके परिवार के लोग भी उसका साला हो गया, और जितने स्कूल में पढ़े होंगे वो सारा स्कूल का टीचर साला हो गया, जितने पदाधिकारी उसको नाम ले रहे हैं सब उसका साला हो गया। और सबसे बड़ी बात, सरकार में कुछ लोग अगर उसको बचा रहे हैं तो वो भी उसका साला हो गया। ये तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा धब्बा है हम लोगों के लिए कि इस तरह का आदमी यहाँ बच रहा है और अनाप शनाप बयान दे रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, गलत तरीके से उगाही कर रहा है, बिहार के छात्रों को बरगला रहा है। हम समझते हैं इसके संपत्ति का जांच होना चाहिए। सवाल बड़ा भी है, गंभीर भी है कि क्या वाकई ज्ञान के नाम पर नफरत की दुकान चलाई जा रही है? क्या खान सर का नकाब अब उतर चुका है? अब मांग सिर्फ माफी की नहीं, बल्कि उस संपत्ति की जांच की है जो इस साम्राज्य की आड़ में खड़ी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए में, खबर यह समझनी है कि फैजल खान ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसने बवाल ही मचा दिया है। दरअसल फैजल खान पटना में 2 जून को हुए कोचिंग विवाद के बाद पहली बार एक पॉडकास्ट में गए, जहां आदत के मुताबिक उन्होंने ऐसी भाषा बोली जिस पर सवाल उठने लगे। भाषा ऐसी थी शिक्षक की, ये शिक्षक कैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन मुख्य विवाद उनके पूरे नाम को लेकर था। पॉडकास्ट करने वाले एंकर ने फैजल खान से सवाल किया था, आपको क्या कहकर बुलाएं, खान सर या फैजल खान? जिस पर फैजल खान ने जो जवाब दिया वो विवादित है। उन्होंने कहा कि फैजल खान सिर्फ उनके ससुराल वाले बुलाते हैं। जो लोग फैजल खान को जीजा मानते हैं वही लोग उन्हें फैजल खान कहते हैं। जीजा शब्द बिहार और भारतीय संस्कृति में बड़ी अहमियत रखता है। जीजा मतलब बहन का पति, और फैजल खान का नाम लेना किसी का जीजा कैसे हो सकता है? लोगों की भावनाएं आहत हो उठी और मामला गर्माता चला गया। अब जीजा वाले बयान पर मामला जन भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, मामला सियासी भी हो चला है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू बयान पर भड़क पड़े, फैजल खान के लहजे पर ही टिप्पणी कर डाली, पलटवार किया। शिक्षक के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, खनवा फ्रॉड है, इसे बिहार में घुसने नहीं देंगे, यहां तक कह दिया। बिहार के छात्रों को बरगलाने और बहकाने का आरोप भी लगा दिया। सरकार को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने ये मांग की है। बिहार में फैजल खान की एंट्री पर ही रोक लगाने की उन्होंने मांग कर दी। रोशन आनंद ने भी फैजल खान के बयान पर हमला बोला। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में फैजल खान पर निशाना साधा गया। फैजल खान की भाषा एक शिक्षक की भाषा नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं रोशन आनंद, जिनसे फैजल खान का विवाद चल रहा है। फैजल खान का वास्तविक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। चूंकि फैजल खान का बयान विवादित है, मामला जन भावनाओं को आहत करने वाला है और अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल भी हैं जिन्हें पूछना बेहद जरूरी भी है। चलिए सवालों से खबर को समझने की कोशिश करते हैं। फैजल खान का जीजा वाला बयान कितना सही है, जनता खुद तय करे। क्या इस तरह की भाषा अमर्यादित नहीं है? क्या यह मर्यादित भाषा है? यह भी आपको तय करना है।
फैजल खान से पढ़ने वाले बच्चों पर इस भाषा का क्या असर होगा? शिक्षक को भाषा की मर्यादा का क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए? फैजल खान को अपने ही नाम से इतनी परेशानी क्यों है? अगली खबर की ओर चलते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन काफी सकारात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ा। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों के भी मुद्दे खूब सवाल हुए और जवाब भी दिए गए। सदन में आज क्या क्या हुआ है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आशंका के उलट काफी सकारात्मक कार्यवाही रही। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 62% शिक्षकों की कमी है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी को शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इससे बीपीएससी से अधियाचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सदन को भरोसा दिलाया कि इसी महीने टीआरई 4 बहाली को लेकर अधिसूचना भेज दी जाएगी। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। वहीं आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शिक्षकों के इस ड्रेस कोड का मुद्दा सदन में उठाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? आलोक मेहता का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर किसी शिक्षक के बारे में सरकार को शिकायत मिलती है तो 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए समझते हैं मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या क्या हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू विधायक श्याम रजक ने सरकार से सवाल पूछे। अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षक की कमी का मुद्दा उठाया। इन विद्यालयों में करीब 62% शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार से बहाली की समय सीमा बताने की मांग की गई। एससी एसटी कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान ने जवाब दिया, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है। सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को विशेष मॉनिटरिंग का निर्देश दिए। 1 महीने के भीतर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा भी दिया गया। अगले 5 साल में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया गया। कई स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं होने का भी मुद्दा उठाया गया। सीएम सम्राट ने अगले 6 महीने में जमीन उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया है। जिन स्कूलों के पास जमीन नहीं उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायतों में टैक्स वसूलने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल पूछे। विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 22 जुलाई तक स्थगित करनी पड़ी। और अब बात उस विरोध प्रदर्शन की जिस पर पूरे देश की नजर है। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे। साथ में प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी कांग्रेस नेता मौजूद हैं। कांग्रेस नेता कल संसद मार्च के दौरान
युवा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की संवेदना देश के छात्रों के साथ है। तो खबर तो समझने में खबर समझने वाली यह है कि नीट पेपर पर जारी सियासत क्या है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी धरने पर हैं। पहली बार प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धरने पर बैठे। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में मंगल मिलन का नाम दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और छात्रों का जिक्र किया। नीट पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बात कही। 13 लोग को जेल में डाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छात्रों का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए तुरंत दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएं। बच्चों को भड़काए नहीं, उन्हें सही रास्ते पर लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ये भी अपील करते हुए नजर आए। और अब आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यह वैक्सीन 4 साल से 60 साल तक के मरीजों को दी जा सकेगी। हर साल भारत में सैकड़ों मरीजों की जान डेंगू के कारण हो जाती है। ऐसे में वैक्सीन एक बड़ी राहत लेकर आई है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा। हर साल जैसा ही मॉनसून दस्तक देता है, वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों का भरना तो अब जैसी आम बात बन गई है। कई मामलों में तो मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच अब भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। इस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगा है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी टाकेडा ने तैयार किया है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसे 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दे दी है। तो डेंगू मलेरिया के लिए वैक्सीन आ गई है और इसमें खबर यह समझनी है कि भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को यह मंजूरी मिली है। क्यूडेंगा इसका नाम है। वैक्सीन को इसको मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने इसकी मंजूरी दी है। 4 से 60 साल तक के लोग इसको लगवा सकेंगे। अब यह वैक्सीन कैसे काम करेगी यह भी समझना होगा, लेकिन उससे पहले आप डेंगू बीमारी को समझ लीजिए। डेंगू होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, वो समझना जरूरी है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है। एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। डेंगू मरीज जो डेंगू बीमारी है वो 4 अलग अलग वायरस से होती है। डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन V4, इन 4 श्रेणियों में इन 4 वायरसों को रखा गया है। भारत में हर साल डेंगू से करीब 300 मरीजों की मौत हो जाती है। डेंगू संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं वो भी बहुत समझना जरूरी है। लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द या सूजन आ जाती है, नाक या मसूड़ों में खून आने लगता है, अत्यधिक थकान होती है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ काट रहा है बॉडी में, शरीर में। और अब आप डेंगू की नई वैक्सीन को समझ लीजिए। क्या ये जो क्यूडेंगा है, क्यूडेंगा वैक्सीन, ये क्या होती है उसको समझिए। क्यूडेंगा भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। डेंगू वायरस के 4 प्रकार से बचाव के लिए यह वैक्सीन आई है। 4 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ये वो लगवा सकते हैं इसको। वैक्सीन की कुल 2 डोज लगेंगी। 2 डोज के बीच में 3 महीने का अंतर होना चाहिए। और अब समझिए कि वैक्सीन काम कैसे करती है। वैक्सीन वायरस को मारती नहीं है, शरीर को लड़ना सिखाती है उस वायरस से। हमारे ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसको मजबूत करती है। भविष्य में कई खास वायरस के हमले से निपटना सिखाती है। वायरस शरीर में घुसते ही इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है,
वायरस को पहचान कर शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संक्रमण होने पर बीमारी या तो होती ही नहीं है या फिर हल्की पड़ जाती है। इस तरह से ये पूरी वैक्सीन जो है वो काम करती है। फिलहाल खबर तो समझिए में इतना ही।